हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके एडुकेयर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे नीलकंठ जो चैप्टर चल रहा था, जो कहानी चल रही थी महादेवी वर्मा द्वारा रचित नीलकंठ, उस कहानी के आज हम लोग 5वें भाग की बात करेंगे। ठीक है। इस वीडियो से पहले हम लोगों ने इस कहानी को यहाँ तक समझ लिया था। ठीक है। जैसे कि नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं थी, ये सारी बातें हम लोगों ने समझ लिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच रही थी यहाँ से, नहीं नाच सकती थी यहाँ से। ठीक है। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले हर वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे। ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज का हमारा जो लेसन्स होगा उसके बारे में देखते हैं। ठीक है। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। ठीक है। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल आती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। यहाँ पे नीलकंठ और राधा जो थे, तो राधा जो थी वो नीलकंठ के समान नाच नहीं सकती थी, परंतु राधा की जो गति थी उसमें एक छंद रहता था। यहाँ पे छंद का मतलब है, जैसे कि कोई जब हम लोग गाना गाते हैं, कोई जब राग कोई गाता है तो उसमें ताल, छंद, लय, ये सारे चीज़ रहते हैं। उसी प्रकार का एक नाच में भी, नृत्य में भी एक छंद रहता है। ठीक है। वो कभी नीलकंठ की दाहिनी ओर से निकलकर बाईं ओर चल जाती और कभी बाएं ओर से निकलकर दाहिनी ओर को स्पर्श करती। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। ठीक है। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता। नीलकंठ को पता चल गया था कि नीलकंठ का जो नृत्य है वो राधा को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। अब आप लोगों को अगर इस कहानी में नीलकंठ और राधा को जानना है कि ये दोनों कौन है, तो आप लोग इस वीडियो के पहले वाले भाग को जरूर देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरी जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। यहाँ पे महादेवी वर्मा बोल रही हैं कि नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वो मेरे जाली के, मतलब नीलकंठ को पता नहीं था कि महादेवी वर्मा को मतलब नीलकंठ को पता चल गया था कि महादेवी वर्मा को मेरी जो नृत्य है वो बहुत अच्छा लगता है, और वो अचानक एक दिन वो अपनी जाली से निकलकर महादेवी वर्मा के झूले के पास आकर मंडरा कर वहाँ के उनके सामने वो भंगिमा में, मतलब वो नृत्य करने लग गया, मतलब नाचने लग गया। ठीक है। तब से यह नृत्य भंगिमा नृत्य का क्रम बन गई। मतलब वो तब से वो रोज रोज आता और उनके सामने नृत्य करता। प्राय मेरे साथ कोई न कोई देसी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मानपूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो उठता था। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। यहाँ पे नीलकंठ को जब वो महादेवी वर्मा के सामने नाचा करता था, ठीक है, तो कई विदेशी महिलाएं थी जो उस नीलकंठ को परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे दी। जिस नुकीली पैनी चोंच से वो भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। ठीक है। यहाँ पे महादेवी वर्मा बोल रही हैं कि जिस नुकीली पैनी चोंच उसके पास जो नीलकंठ था उसके चोंच थे, उस चोंच से वो किसी भी भयंकर विषधर मतलब सांप को कहा गया। ठीक है। यहाँ पे किसी भी सांप को वो खंड खंड कर सकता था, मतलब किसी भी सांप को वो काट सकता था, टुकड़ा टुकड़ा कर सकता था। पर उसी चोंच से वो उनकी हथेली पर रखी हुई कोमलता से चना जब उन्हें भुने हुए चना जब देती थी तो वो बहुत हौले हौले से उसे खाता था। ठीक है। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। ठीक है। फलों से ज़्यादा उसे सुगंधित जो वृक्ष होते थे वो उसे अच्छा लगते थे। बसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, ठीक है, बसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, हाँ, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता। मतलब यहाँ पे मौसम की बात कही गई है कि बसंत मौसम में जब आम के वृक्ष जब सुनहली रंग लेते थे, उस पर ये जो नीलकंठ था वो
वो जाली घर में रहना बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं था। वो जाली घर में अस्थिर हो उठता था, मतलब बाहर जाने के लिए व्याकुल हो उठता था, तो उसे बाहर छोड़ना ही पड़ता। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। ठीक है, नीलकंठ और राधा की जो सबसे प्रिय ऋतु थी वो थी वर्षा। ठीक है, वो वर्षा थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे, और तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनाने लगे। मतलब मेघ जब आने वाला था, ये सारी बातें उन लोगों को सबसे पहले ही पता चल जाता था, और वे बहुत खुशी से फूले नहीं समाते थे। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन्मय नृत्य का आरंभ होता, और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता, और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद से मंदतर होता जाता। मतलब यहाँ पे उसकी शरीर की जो फुर्ती थी उसी की बात कही गई है कि वो मेघ को देखकर बहुत खुश हो जाया करता था। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। ठीक है, एक दूसरे की बात कही गई है यहाँ पे। ये दोनों अपने बारिश थम जाने के बाद ये दोनों अपनी पंखों को सुखाते थे। ठीक है, एक आनंद उत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा, और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। यहाँ पे महादेवी वर्मा बोल रही हैं कि एक दिन उन्हें किसी काम से बाहर जाने के लिए जाना पड़ा था, तो बड़े मियाँ ने उनके कार को रोक लिया था। इस बार किसी पिंजरे की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की बिरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। देखो, यहाँ पे महादेवी वर्मा बोल रही हैं कि पहली बात तो वो जब बड़े मियाँ से मिली थी तो वो पिंजरे को देखकर मोहित हो गई थी, और राधा और नीलकंठ को घर ले गई थी, मोरनी को। ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया है कि ये फिर से कहीं जा रही हैं, और बड़े मियाँ का उनके सामने आकर कार रोके हैं, तो वो उन्होंने कसम खा ली है कि वो पिंजरे की तरफ नहीं देखेंगी, कोई भी नया मोरनी अपने घर नहीं लेके जाएंगी। वो उस बड़े मियाँ के सफ़ेद बिरल दाढ़ी को देख रही थी। ठीक है, पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। किंतु बड़े मियाँ के पैरों के पास एक मोरनी पड़ी थी जिसे वो अनदेखा नहीं कर पाई। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मूंज से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्र हो गई थी कि वो खड़ी ही नहीं हो सकती थी। अब यहाँ पे एक मोरनी है जो कि महादेवी वर्मा की जो राधा है उसके समान ही है, और इसकी जो मूंज से बंधी जो दोनों पंजे हैं वो टूटकर एकत्र हो गई हैं, जिसकी वजह से वो खड़ा नहीं हो सकती थी मोरनी। ठीक है, बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। यहाँ पे पहले भी बड़े मियाँ ने भाषण दिया था और आज फिर से दे रहे हैं। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर से दौड़ने लगी, मतलब बड़े मियाँ बहुत तरह तरह की बातें फिर बोलने लगे महादेवी वर्मा को। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी माँ ने बेचारी का क्या हाल किया। अब यहाँ पे जो बड़े मियाँ हैं वो महादेवी वर्मा से बोल रहे हैं कि देखिए, एक चिड़िया को मारने वाले ने इस बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है। हाँ, वो बोल रहा है ऐसी कभी चिड़िया पकड़ी जाती है। आप न आई होती तो मैं उसी के सिर इसे पटक देता। बोल रहा है कि अगर महादेवी वर्मा को बोल रहा है कि अगर आप यहाँ पे नहीं आई होती तो मैं इस चिड़िया को उस शिकारी के हाथ, मतलब उस शिकारी के सिर पर ही पटक देता कि लेके जा, तू जो भी करना इसे कर ले। आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। अब बोल रहा है कि मैं आपसे, यहाँ पे महादेवी वर्मा को भी बोल रहा है कि मैं अब आपसे भी ये अधमरी मोरनी को ले जाने को कैसे कह दूँ। ठीक है, यहाँ पे बड़े मियाँ बोल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो कहीं लंबी ना हो जाए। ठीक है, और ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोग भी देखते देखते बोरिंग हो जाओगे। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट भाग में इस वीडियो को हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, और आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस की ज़रूरत पड़े तो आप लोग कमेंट में बताना, ताकि मैं आप लोगों के लिए उन सारे वीडियोस को ले आऊँ। ठीक है, और हो सके तो आप लोग अपना चैप्टर का नाम भी बताना। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।